और इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको बताता हूं क्या क्या हमने बातें कर ली थी। इस लेक्चर में हम कंडक्टर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज की बातें करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कंडक्टर और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज की बातें कर ली थी, ठीक है। और इस लेक्चर में फर्दर प्रॉपर्टीज की बातें करेंगे, देखेंगे कैसे क्या चीज होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, जिसका ओवरव्यू मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं। इंडक्शन ऑफ चार्ज के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बातें की थी, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज तो बातें की थी। फिर हमने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सीखी थी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो कभी पेनिट्रेट नहीं करती है कंडक्टर की सरफेस को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी जो हमें याद रहनी चाहिए थी लास्ट लेक्चर की। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, 27th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए आज एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए है कि आपका लास्ट लेक्चर रिवाइज हो जाएगा एक तो, और फिर आपको एक थोड़ा सा इस कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के ऊपर एक्सपोजर भी मिलेगा, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से एप्लीकेशन होता है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन ये है कि ये देखिए कि स्फीयर दिया है, ठीक है। ये एक कंडक्टर है, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन को सुने ध्यान से। ये एक कंडक्टर है, कैसा है कंडक्टर? न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। कह सकते हो न्यूट्रल मेटल बॉडी है, स्फेरिकल शेप का है, स्फेरिकल शेप का ये कंडक्टर है। और यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है। और एक पॉइंट ए है जो प्लस क्यू से एक्स डिस्टेंस पर इस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब क्या क्या निकालना है क्वेश्चन में वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको एक तो फाइंड आउट करना है पहले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू किसका? ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है। और सेकंड वाला मैं बता दूंगा इसका मतलब क्या है, जागृति। सेकंड वाला प्रॉब्लम है, सेकंड वाला पार्ट जो है आपको क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। यहां पर चार्ज का इंडक्शन भी होगा, ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्लस क्यू चार्ज अगर है और एक सामने न्यूट्रल कंडक्टर रखा है, तो न्यूट्रल कंडक्टर के ऊपर चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। चार्ज का इंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर फाइंड आउट करना है। फिर थर्ड पॉइंट में पोटेंशियल ए पर निकालना है प्लस क्यू चार्ज की वजह से, और फोर्थ पार्ट में पोटेंशियल ए पर निकालना है इंड्यूस चार्ज की वजह से। तो ये है कुछ क्वेश्चन, पहले इसको खुद से समझने की कोशिश करो। पहले क्वेश्चन को लिखो, स्टार्ट करो थोड़ा सा समझना, फिर मैं आगे बताऊंगा। 2-3 मिनट दो क्वेश्चन को, लिखना स्टार्ट करो तुम क्वेश्चन। ये फिगर बना लो, उसके बाद इसके 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट को लिखो पहले। मैं धीरे धीरे आपको समझाना स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन क्या है। फिगर बना लिया हो तो यहां से अब लिखना स्टार्ट करो, ये 4 पार्ट। एक तो ए पर प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ए पर प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल चाहिए, ए पॉइंट पर इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और ए पॉइंट पर इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल चाहिए। ये 4 पार्ट है। ठीक है, चलो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बात हो गई कि अगर किसी कंडक्टर के सामने एक पॉइंट चार्ज रख दिया तो हमें यह समझ में आता है कि इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। इंड्यूस होने का मतलब क्या है? नेगेटिव वाले चार्जेस इधर हो जाएंगे इस तरीके से, और जो पॉजिटिव वाले चार्ज होंगे वो इस साइड आ जाएंगे। ये हो जाएगा इंडक्शन ऑफ चार्ज ऑन दी कंडक्टर। सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ में आना ही चाहिए।
ठीक है। और अगर देखो इंडक्शन तो हो गया यहां पर, ठीक है, इंडक्शन ये ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ था, माइनस क्यू इंड्यूस्ड और प्लस क्यू इंड्यूस्ड, ठीक है, इक्वल और ऑपोजिटली चार्ज इंड्यूस हुए हैं, क्योंकि पहले इसके ऊपर जीरो चार्ज था तो अभी भी जीरो ही चार्ज है, तो ये तो इंडक्शन ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है। अभी पहले पार्ट में तो मेरे को सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर क्यू की वजह से निकालना है, वो तो बहुत ही सिंपल है, उसके लिए तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो तो ऐसे ही निकल जाएगा। बाकी अगर डायरेक्शन देखोगे तो प्लस क्यू की वजह से ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। डायरेक्शन अगर देखोगे, डायरेक्शन वाइज इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया पहले वाले पार्ट का आंसर, ठीक है, समझ गए अच्छे से। अच्छा, अब तुमको पता है कि कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर किसी भी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो ए पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा, ये बात समझते हो, ए पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, ओके। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस क्यू वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, ये वाला तो प्लस क्यू की वजह से है, तो इसका मतलब इस तरफ इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, वेरी सिंपल यार, है ना। और कितना रहा होगा, जितना प्लस क्यू की वजह से उतने ही ऑपोजिट में रहेगा, तभी तो जीरो हो पाएगा ए पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज भी कितना होगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, जो प्लस क्यू की वजह से ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, वही इंड्यूस चार्ज की वजह से इधर आएगा, इतना सा सोचना है। ए पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना, बात समझे। तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का मैंने सॉल्व करके आपको बताया है, पहले तो इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट कॉपी करो, पहले ही फिगर बनाओगे कि चार्ज इंड्यूस्ड कैसे हो रहे हैं, ठीक है, समझना स्टार्ट करो। सबसे पहले ये फिगर बनाओगे जो क्लियरली शो कर रहा है कि इस प्लस क्यू चार्ज आने के बाद इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज सबसे पहले तो इंड्यूस होगा। जब भी कंडक्टर के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे चार्ज कैसे इंड्यूस होने के बाद क्या हो जाएगा। दूसरा पार्ट में मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ये बोला ए पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो जो प्लस क्यू की वजह से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्योंकि ए पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इंड्यूस चार्ज की वजह से इधर रहा होगा, ठीक है। और कितना रहेगा, जितना प्लस क्यू की वजह से रहेगा, तभी तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कैंसिल आउट हो पाएगा, बात समझे, ये दोनों वेक्टर बराबर होगा तभी तो कैंसिल आउट हो पाएगा और तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाएगा, ये बोला है मैंने सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में आपको समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चार्ज की वजह से होगा दैट इज के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। फटाफट लिख लो इसको, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आपने लिख लिया होगा, तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। मैंने ये दो पार्ट तो बता दिया, मैं तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। तो अगर ए पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा जाए प्लस क्यू की वजह से, तो इट इज वेरी सिंपल, के क्यू बाई एक्स तुरंत बता दोगे। तो ए पॉइंट पर प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल में कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज के क्यू बाई एक्स, तो वो तो बहुत सिंपल है। थर्ड वाला पार्ट में पूछा है वी क्या होगा प्लस क्यू की वजह से ए पर, दैट इज वेरी सिंपल, के क्यू बाई एक्स, क्योंकि ये वेक्टर होता नहीं है तो डायरेक्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, तो आंसर शुड बी ऑफ थर्ड पार्ट के क्यू बाई एक्स, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब मेरे को फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है। देखो फोर्थ पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का ये फोर्थ वाला पार्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है आपको इंड्यूस चार्जेस की वजह से, ठीक है। वापस से तो कैसे निकालोगे, देखो कितनी प्यारी स्ट्रेटेजी है, उसको समझने की कोशिश करना। जैसे मैं बोलूं कि टोटल पोटेंशियल जो ए पर होगा वही टोटल पोटेंशियल सी पर होगा, ये मानते हो, ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब पर पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और किसके बराबर होता है, जितना सरफेस का पोटेंशियल होता है। क्लियरली
क्लियरली ये समझ में आ रहा है ना? तो ए पॉइंट और सी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, ये तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। मतलब VA और VC बराबर होगा टोटल पोटेंशियल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं ना, सी वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लेता हूं, सी वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालता हूं। तो सी पर किन किन की वजह से पोटेंशियल होगा बेटा? एक तो इस प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल होगा, ठीक है, और चार्ज भी तो इंड्यूस हुए हैं, उसकी वजह से पोटेंशियल आएगा। बात समझे? तो अगर मैं बोलूं कि भाई सी पर किस किस की वजह से पोटेंशियल होगा, एक तो प्लस क्यू की वजह से होगा और एक इंड्यूस चार्जेस की वजह से होगा। लेकिन इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल सी पॉइंट पर जीरो हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ए पॉइंट पर इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल जीरो होगा, सी पॉइंट पर जीरो हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इस स्फीयर के, ये देखो, कोई भी चार्ज ले लो, कोई भी चार्ज स्फीयर पर, कोई भी एक सेक्शन ले लो, कोई भी सेक्शन स्फीयर पर जाके, और उससे सी की डिस्टेंस देखो, किसी भी पॉइंट से सी की डिस्टेंस देखो, क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है ना? बराबर आ रहा है ना? तो मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो ये छोटा सा चार्ज है, ये छोटे से चार्ज की वजह से सी पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया के डी क्यू बाई आर। ध्यान से सुनना, के डी क्यू बाई आर, ठीक है। मान लो इसको बोल दिया हमने डी क्यू वन, समझना, मान लो ये वाला जो चार्ज है वो डी क्यू वन है और इसकी वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है सी पर वो आ रहा है के डी क्यू वन बाई आर, आर इसका रेडियस है, ठीक है। तो बगल में मान लो ये वाला चार्ज डी क्यू टू है, तो फिर इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा? के डी क्यू टू बाई आर, ठीक है, के डी क्यू टू बाई आर, ठीक है। ऐसे ही करके मैं जितने भी चार्ज है इस पर सबका ऐड करता रहूंगा पोटेंशियल, तो यहां पर सब में के बाई आर तो आएगा ही ना। जितनी भी बार मैं पोटेंशियल लिखूंगा बार बार के बाई आर आएगा, तो मैं क्या करता हूं, के बाई आर को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? डी क्यू वन प्लस डी क्यू टू प्लस डी क्यू थ्री एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा ना। और बताओ ये टोटल चार्ज स्फीयर पर, टोटल चार्ज का सम कितना है? जीरो है ना। तो ये वाला तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब सी पॉइंट पर इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या आया? जीरो आ गया, ठीक है। ये मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की है, अभी तुम्हें समझ गए? तो इसकी वजह से जीरो आ गया। ये बहुत आसानी से भी समझ सकते हो कि स्फीयर के प्रत्येक पॉइंट से सी की डिस्टेंस बराबर है और जो टोटल चार्ज स्फीयर पर है वो जीरो है, ठीक है। तो छोटे छोटे चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल लिख के जोड़ोगे सी पर, तो वो ऑब्वियसली जीरो ही आएगा, क्योंकि के बाई आर तो कॉमन निकल जाएगा और ब्रैकेट में टोटल चार्ज आएगा। टोटल चार्ज तो स्फीयर पर जीरो है, तो ये वाला पार्ट जीरो आ गया। इस तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और प्लस क्यू की वजह से बेटा, प्लस क्यू की वजह से सी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा? प्लस क्यू की वजह से सी पॉइंट पर, ध्यान से देखो, प्लस क्यू और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर। तो प्लस क्यू की वजह से सी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा? के क्यू बाई आर, ठीक है। प्लस क्यू की वजह से सी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा? के क्यू बाई आर। देखो, प्लस क्यू की वजह से सी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, के क्यू बाई आर आ गया, ये समझ गए? के क्यू बाई आर आ गया। चलो, तो सी पॉइंट का टोटल पोटेंशियल बेटा कितना है? के क्यू बाई आर है, ठीक है। तो मुझे पता है, मैं क्या जानता हूं, टोटल पोटेंशियल ए पॉइंट का और टोटल पोटेंशियल सी पॉइंट का बराबर होगा, ठीक है। तो ए पॉइंट का जो टोटल पोटेंशियल है वो तो मेरे को मिल गया ना, सी पॉइंट के टोटल पोटेंशियल के बराबर है, और वो के क्यू बाई आर है, ठीक है। लेकिन ए पॉइंट का जो टोटल पोटेंशियल होगा वो किस किस की वजह से होगा? ये ए वाले पॉइंट पर किस किस की वजह से पोटेंशियल आ रहा होगा? एक तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से आएगा और एक इंड्यूस चार्ज की वजह से आएगा, ठीक है। अब ये इंड्यूस चार्ज की वजह से क्या ए पर पोटेंशियल जीरो होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। सी पर तो जीरो होगा इंड्यूस चार्ज की वजह से, क्योंकि स्फीयर के किसी भी पॉइंट से सी की डिस्टेंस बराबर है। लेकिन क्या स्फीयर के किसी भी पॉइंट से ए की डिस्टेंस बराबर है? ऑब्वियसली नहीं है। इस वाले पॉइंट से ए की डिस्टेंस कम है, इस वाले पॉइंट से ए की डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां पर डिस्टेंस का अंतर है, तो के बाई आर तो कॉमन बाहर नहीं निकाल सकते ना। तो इसलिए ए पर इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। तो अब क्या होगा वो निकाल लेते हैं। टोटल पोटेंशियल ए पर बोलो कितना लिखोगे? एक तो प्लस क्यू की वजह से और एक इंड्यूस चार्ज की वजह से। ये वाला पार्ट मेरे को मालूम नहीं है, ये निकालना है मुझे। लेकिन
मैं प्लस क्यू की वजह से तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकता हूं ना, प्लस क्यू की वजह से, ये देखो ये प्लस क्यू और ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो प्लस क्यू की वजह से ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा के क्यू बाय एक्स, ठीक है। तो बस अब देखो यहां पर, तो प्लस क्यू की वजह से लिख दिया के क्यू बाय एक्स, और टोटल पोटेंशियल तो के क्यू बाई आर ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, वो तो वीसी के बराबर होगा, ये तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं के क्यू बाई आर। तो बस के क्यू बाई आर ये आ गया, के क्यू बाई एक्स ये आ गया, ये वाला जो मालूम नहीं था वो मालूम कर लिया हमने, इंड्यूस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा दैट इज के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई एक्स। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट स्पेशली, ठीक है। बाकी मतलब मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन करने में। अब आपको कैसा लगा मुझे नहीं पता, लेकिन शायद आपको भी मजा ही आया होगा। बाकी ये जो मैंने रफ वर्क किया है मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मिटा दिया करूं ना रफ वर्क। अगर तुमको ऐसा लगता हो कि तुम्हें इससे भी कुछ लिखना है तो बोल दिया करो, मैं नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये तो सब तभी हो पाएगा जब तुम मुझे कुछ सजेस्ट करोगे, अदरवाइज मैं तो अपने अकॉर्डिंग चलता रहूंगा। तो अभी आपको इसका सोल्यूशन कॉपी करना और एक बार खुद से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं यार, मतलब मजा आ जाएगा तुमको। अगर तुम बहुत मन लगा के पढ़ रहे हो ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि रोज गेम खेल रहे हो। ये जो पबजी वगैरह गेम है उससे ज्यादा मजा आता है इसमें फिजिक्स करने में, अगर तुमने इसके रूल सीख लिए। तुम पबजी वगैरह में इतने लंबे लंबे रूल सीखने की कोशिश करते हो, इसके छोटे छोटे से रूल्स हैं यार, वो सीखने की कोशिश नहीं करते हो तुम। वो सीख लो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, बहुत मजा आएगा, जिंदगी मजे में गुजरेगी तुम्हारी, ठीक है। ये तो बहुत कुछ देके जाएगा तुमको, वो क्या देके जाएगा, ये तो बहुत कुछ देके जाएगा तुमको। तो यहां पर टाइम लगाओ अपना इस समय। किसी के भी कारण बेटा पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस तो मेजर करेंगे ही ना। के क्यू बाई आर होता है ना फॉर्मूला पोटेंशियल का। तो मैंने ये थोड़ी ना बोला इंड्यूस चार्ज के कारण ही पोटेंशियल निकालेंगे तभी डिस्टेंस मेजर करेंगे, किसी के भी कारण पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला एक बार जाके देखो, क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला भाई, रिकॉल करा दूं आपको। मान लो क्यू चार्ज है, उससे अगर एक्स डिस्टेंस पर जाके हम एक पॉइंट ले लेते हैं तो इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल था, के क्यू बाई एक्स। रटने को बोला था फॉर्मूला मैंने, के क्यू बाई एक्स, ये फॉर्मूला है, मैं बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा इस चीज को। तो डिस्टेंस तो मेजर करेंगे ही ना, ठीक है। चलो ये लिखना स्टार्ट करो खैर तुम, बाकी किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। यार अब तुम लोग पता नहीं ऐसे, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना हमेशा जीरो इंड्यूस चार्ज के कारण नहीं होगा। इस क्वेश्चन को फोकस करो, ये कोई रटा थोड़ी ना रहा हूं मैं, ये सब क्वेश्चन बेकार है, दिमाग से निकाल दो इन क्वेश्चंस को। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर फोकस करो, ज्यादा नहीं। सब डाउट्स सही नहीं है, हमेशा जीरो इंड्यूस चार्ज के कारण नहीं होगा, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, ऐसी डाउट मत बोलो। एक क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही मैं समझा रहा हूं, मैं यहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिखा रहा हूं। आराम आराम से समझ के लिख लो, बहुत टाइम है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो बाकी सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, मुझे एक बार आंसर दो, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, तुम लोग सब बताओ, तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो फिर से मैं एक बार बताने की कोशिश जरूर करूंगा। मुझे पहले बताओ ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। मैं आगे बढ़ जा रहा हूं लेकिन जल्दी जल्दी बता देना।
अगर कोई डाउट रही होगी तो पूछ लेना। इंड्यूस चार्ज के कारण सी पर 0 होगा, ए पर 0 नहीं होगा। रीजन यही तो है, ये रहा रीजन। इंड्यूस चार्ज के कारण सी पर पोटेंशियल 0 क्यों होगा? कोई एक छोटा सा चार्ज ले लो स्फीयर पर, उसके कारण सी पॉइंट पर पोटेंशियल लिख दो, dq1 बोल दो उस चार्ज को। फिर यहां पर एक चार्ज ले लो dq2, फिर यहां पर एक चार्ज ले लो dq3, सबके कारण पोटेंशियल लिखना स्टार्ट करो तो क्या देखोगे, k/r सब में कॉमन आ जाएगा, dq1 प्लस dq2 एंड सो ऑन, ये सब मिलके 0 हो जाएगा। ये रहा रीजन, तो लिखा ही है यहां पर, लेकिन अब मैं मिटा भी रहा हूं, खुद से करना, ठीक है? या अगर रीजन जानना चाहते हो तो इसी वीडियो को दोबारा से देख लेना। जिसको नहीं समझ में आया होगा, बहुत सिंपल बोल रहा हूं, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, रिपीट कर देना इस सोल्यूशन को, आ जाएगा समझ में। चलो, सो आई एम मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक नया टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक का नाम है व्हेन टू कंडक्टर और मेटल बॉडी इज कनेक्टेड। सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, जब दो कंडक्टर या मेटल बॉडी को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये चीज समझना स्टार्ट करेंगे यहां पर। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे व्हेन टू कंडक्टर्स और मेटल बॉडी इज कनेक्टेड। चलो लिखो हेडिंग। तो इस हेडिंग में सीखेंगे जब तो कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया जाता है तो क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहां पर मैंने दो चार्ज्ड कंडक्टर लिए हैं, एक पर चार्ज है Q1 और एक पर चार्ज है Q2, और इन दोनों चार्ज कंडक्टर को कनेक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है? इस कनेक्टेड, देन उसके बाद क्या होगा वो मैं पहले ही बता दे रहा हूं। अगर दो चार्ज कंडक्टर को आप कनेक्ट करते हो तो होता क्या है, चार्ज विल एक्सचेंज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अदर कंडक्टर। एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज एक्सचेंज होने लगता है, ठीक है? सच दैट फाइनली बोथ आर एट सेम पोटेंशियल। इसका मतलब यह है कि अगर आप दो चार्ज कंडक्टर को कनेक्ट करते हो तो चार्ज एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में, सच दैट मतलब चार्ज बदल जाता है। हो सकता है Q1 अपना चार्ज कुछ चार्ज Q2 को दे दे, है ना? मतलब ये वाला स्फीयर इसको दे दे। बस ये होना चाहिए कि फाइनली कनेक्शन के बाद इसका और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाए, ठीक है? इस तरीके से चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अगर दो चार्ज्ड कंडक्टर को कनेक्ट करोगे तो सबसे पहला पॉइंट तो यही लिख लो, ठीक है? समझ में आया? अगर दो चार्ज कंडक्टर को कनेक्ट करते हो तो उनके ऊपर फाइनली ऐसा चार्ज होगा जिससे कि वो दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाएं। ठीक है, ये पॉइंट समझे मेरा? दो चार्ज कंडक्टर कनेक्ट करोगे तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के ऊपर, सच दैट कि फाइनली क्या, फाइनली वो दोनों स्फीयर या दोनों कंडक्टर सेम पोटेंशियल पर हो जाएं, ठीक है? ये पॉइंट आपको लिखना है यहां से, तो फटाफट लिख लो। ठीक है, ये पॉइंट लिखने के बाद फिर ये फिगर बना लेना। ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। दो कंडक्टर है हमारे पास, स्फेरिकल कंडक्टर लिए हैं मैंने, एक पर चार्ज Q1 है, एक पर चार्ज Q2 है, और दोनों को एक कंडक्टिंग वायर ले लिया। यहां पर ये स्विच S है ना? ये S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्विच रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका स्फीयर का रेडियस R1 है और इस स्फीयर का रेडियस R2 है। जब मैं स्विच को बंद करूंगा ना तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब ये बंद करूंगा तो ये वाला जो ये वायर है ना इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, दोनों कंडक्टर, समझे? तो ये बेसिकली स्विच है एस जो इन दोनों कंडक्टर को कनेक्ट कर देगा। तो
इस तरीके से हम स्विच को भी रिप्रेजेंट किया करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो तब तक तुम ये बनाओगे, तब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो क्या हुआ कि इफ इट इज इफ, ठीक है, इफ स्विच एस इज क्लोज्ड, स्विच एस को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, बोथ कंडक्टर विल बी कनेक्टेड। अगर स्विच एस क्लोज हो जाएगा तो दोनों कंडक्टर कनेक्ट हो जाएंगे। फाइनल चार्ज ऑन बोथ कंडक्टर विल बी डिफरेंट, ठीक है। पहले चार्ज कितना था भाई, Q1 Q2 था। अब जो फाइनल कनेक्शन के बाद का चार्ज होगा वो थोड़ा अलग होगा। हम मान लेते हैं कि फाइनल चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश है, ठीक है। R1 वाले पर जो चार्ज है फाइनली वो Q1 डैश हो गया और R2 वाले पर फाइनली चार्ज हो गया Q2 डैश। चार्ज चेंज क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, खुद से बोलो, क्योंकि दोनों को सेम पोटेंशियल पर आना है, ठीक है। चलो अब इसका पोटेंशियल कितना होगा बोलो। मान लो फाइनली इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, Q1 डैश आ गया, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, K Q1 डैश बाई R1, ठीक है। इसका पोटेंशियल कितना हो गया, K Q1 डैश बाई R1। और अगर इस पर फाइनली चार्ज Q2 हो गया तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, K Q2 डैश बाई R2। इतना बात समझे। तो ये हमने एक तो ये पॉइंट लिख लिया कि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया फाइनली। और एक बात और समझो कि इनिशियली जो टोटल चार्ज था Q1 प्लस Q2 एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है इसलिए चेंज हो रहा है, तो टोटल चार्ज तो नहीं चेंज होगा ना। तो Q1 प्लस Q2 इनिशियली टोटल चार्ज था और फाइनली भी टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 डैश है, तो इनिशियल टोटल चार्ज और फाइनल टोटल चार्ज बराबर ही तो होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक स्फेयर से दूसरे स्फेयर में चार्ज सप्लाई हो रहा है, तो जो टोटल पहले चार्ज था टोटल बाद में भी उतना ही चार्ज होगा। इसका मतलब मैं Q1 प्लस Q2 को Q1 डैश प्लस Q2 डैश भी लिख सकता हूं जरूरत पड़ने पर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो लिख लिया मैंने। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, बोलो क्या आ जाएगा, R1 बाय R2 आ जाएगा। यहां से क्या समझ में आता है, यहां से ये समझ में आता है कि फाइनल चार्ज का जो रेशियो होगा ना वो किसके बराबर होगा, रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ कर्वेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन भाई, फाइनल चार्ज का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेशियो के बराबर होगा। जैसे Q1 डैश अपॉन Q2 डैश देखें तो R1 बाय R2 आ जाएगा। तुम्हें यहां तक अभी लिखना है, उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आई थिंक ये फिगर तक मैंने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, यहां से लिखना स्टार्ट करो। वापस से लिखते लिखते भी समझना। ये लिखना स्टार्ट करो, ये सारे पॉइंट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते जाओ। फिर फाइनली हम इस रिजल्ट पर अराइव हुए हैं, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर R1 अपॉन R2। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बाकी ब्रैकेट में करके ये लिख लेना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आया है। इनिशियली जो टोटल चार्ज होगा फाइनली भी चार्ज उतना ही होगा, क्योंकि चार्ज तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर ही क्यों हो रहा है, क्योंकि कनेक्शन के बाद दोनों कंडक्टर को सेम पोटेंशियल पर आना पड़ेगा, ये जरूरी है। अब कोई पूछे क्यों आना पड़ेगा, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है कि कनेक्शन के बाद दोनों सेम पोटेंशियल पर आते हैं। जैसे दो बर्तन है, एक में थोड़ा ज्यादा पानी भर दो और एक बर्तन में कम पानी भर दो, ठीक है, और फिर दोनों को कनेक्ट कर दो, तो होगा क्या, तो फाइनली क्या देखोगे, दोनों बर्तन में सेम लेवल ऑफ वाटर होगा।
लेवल सेम हो जाएगा। इसमें पहले ज़्यादा हाइट का था, इसमें पहले कम हाइट का था, लेकिन जब तुम दोनों बर्तन को कनेक्ट कर दोगे ना तो फिर देखोगे इस वाले में से इसके अंदर पानी बहने लगेगा। और कब तक बहेगा? जब तक कि दोनों बर्तन में पानी का लेवल बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तो वो लेवल बोलने का मतलब है पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। तो ऐसे ही कंडक्टर में भी है। पानी मतलब चार्ज की बात हो रही है, ठीक है, और कंडक्टर मतलब बर्तन की बात हो रही है। समझ गए? तो किसी भी कंडक्टर से चार्ज सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा सच दैट कि दोनों फाइनली सेम पोटेंशियल पर आ जाए। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा, रेशियो ऑफ फाइनल चार्ज दोनों कंडक्टर पर किसके बराबर होगा? रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि Q1 डैश की वैल्यू क्या होगी, मतलब फाइनल चार्ज R1 पर कितना होगा। पहले वाले स्फीयर पर R1 रेडियस पर फाइनल चार्ज Q1 डैश की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो वो देखो मैंने यहां पर ये लिखा है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं आया कैसे है, ये ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, सुनना अच्छे से। मेरे को पता है कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, ठीक है, इज इक्वल्स टू आई गॉट R1 बाय R2। ओके, ये मेरे को मिल चुका है। व्हाट आई हैव गॉट Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का वैल्यू R1 बाय R2 मिल चुका है। अब मैं तुम्हें पॉइंट बताता हूं, अगर तुम्हें नहीं मालूम तो। अगर तुम रेशियो से रेशियो निकालना चाहते हो तो Q1 डैश की वैल्यू R1 मान सकते हो और Q2 डैश की वैल्यू R2 मान सकते हो। मेरी बात को वापस से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। अगर तुम रेशियो से रेशियो निकालना चाहते हो, कंडीशन है रेशियो से रेशियो निकालना चाहते हो, तो Q1 डैश को R1 मान लो और Q2 डैश को R2 मान लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां से Q1 डैश R1 के बराबर होगा और Q2 डैश R2 के बराबर होगा। मैं ये बोल रहा हूं अगर तुम रेशियो से ही रेशियो निकालना चाहते हो तो ये यूज कर सकते हो तुम। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। अब जैसे मैं क्या यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं कौन सा रेशियो निकाल रहा हूं। मैं फाइंड आउट कर रहा हूं Q1 डैश अपॉन Q1 डैश, राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लोगे ना, प्लस Q2 डैश, ठीक है। Q1 डैश अपॉन Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये निकालना चाह रहा हूं। तो अगर मैं रेशियो से रेशियो निकालना चाह रहा हूं तो आई कैन सब्स्टिट्यूट Q1 डैश एज R1, तो बस इसको R1 रख दो, ठीक है। और Q1 डैश प्लस Q2 डैश को क्या रख दो, बोलो बेटा बोलो, R1 प्लस R2 रख दो। इतना आ गया, रेशियो से ही रेशियो निकाला है ना। चलो अब तुम्हें मालूम है ना भाई Q1 प्लस Q1 डैश प्लस Q2 डैश की वैल्यू कितनी है, Q1 प्लस Q2 के बराबर है ना। सो व्हाट आई कैन ऑब्टेन Q1 डैश इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 into Q1 dash plus Q2 dash. And what is Q1 dash plus Q2 dash? That is Q1 plus Q2. This is very simple. समझे? तो मेरे को क्या मिल गया, Q1 dash कितना होगा ये मिल गया। बात समझ में आई? तो बस अब Q1 dash का यहां से फॉर्मूला देखो क्या है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। ये Q1 प्लस Q2 बोलने का मतलब है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, ठीक है। दोनों स्फीयर पर मिला के इनिशियली टोटल चार्ज कितना था, राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना। अब देखो Q1 डैश का वैल्यू कितना है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। और बहुत सिंपल है फॉर्मूला याद करना, जैसे अगर Q1 डैश चाहिए तो यहां पर R1 आएगा और नीचे दोनों रेडियस का सम आ जाएगा और यहां पर टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो तुमको Q2 डैश चाहिए तो यहां पर R2 लिख देना, नीचे दोनों रेडियस का सम लिख देना और यहां पर टोटल चार्ज लिख देना। ये फाइनल चार्ज होगा R2 के ऊपर। तो दोनों स्फीयर कनेक्शन के बाद दोनों स्फीयर पर कितना कितना चार्ज है ये भी अपने को मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले लिख लो, ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है। अगर तुम्हें इच्छा है, ठीक है, इच्छा है तो ये लिख लेना, ये वाला जो तरीका है जो मैंने प्रूव किया है। अगर तुम्हें खुद समझ में आ गया तो खुद से लिख लेना, और नहीं समझ में आया तो मैं तो नहीं दिखाऊंगा अभी, तुम्हें वापस से इसी वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर तुम्हें वापस से देखना है, अगर तुम्हें समझ में आ गया इतना दिखा के
इतना दिखा के अगर समझ में आ गया है तो फिर छाप लो, मतलब छाप लो मतलब अपने आप लिख लेना। लेकिन अगर फिर भी डाउट है तुम्हें तो तुम्हें फिर से इस वीडियो पर आना पड़ेगा, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट वापस से देखना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। मैंने जो समझाने की कोशिश की है तुम्हें, रेशियो से जब रेशियो निकालोगे ना, जैसे मान लो a अपॉन बी बराबर 1/2 है, सुनना ध्यान से, a अपॉन बी बराबर 1/2 है, और इस रेशियो से कोई और रेशियो निकालना चाहते हो, ठीक है, a और b रिलेट करके, तो a को 1 और b को 2 रख दो, चल जाएगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप तुम लोग मेरी बात समझ चुके होगे अभी तक। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत अच्छी ट्रिक है ये, ठीक है। जल्दी जल्दी फॉर्मूले लिखो ये। खैर फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा उसका भी ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, विच इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो Q1 डैश और Q2 डैश फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो तुमको समझ में आ ही चुकी है। कौन सी चीज समझ में आ चुकी है बेटा? Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, तुम लिखते रहना और लिख चुके हो तो समझ लेना। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश किसके बराबर था? R1 बाय R2 के बराबर था। ये तो समझ में आई है। तो यहां से क्या समझ में आता है बेटा? फाइनल चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फाइनल चार्ज का जो रेशियो है दैट इज R1 बाय R2, तो मैं यहां से लिख सकता हूं फाइनल चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फाइनल चार्ज को बोलो सिग्मा के टर्म में क्या लिखोगे? एक स्फीयर है जिसका रेडियस R है, ठीक है, और इस पर मान लो कुछ चार्ज लाई कर रहा है, तो बोलो इसका चार्ज कितना लिखोगे? सिग्मा इंटू इसका सरफेस एरिया लिखोगे ना, तो बस सिग्मा इंटू 4πr² लिख दिया। तो फाइनल चार्ज बराबर सिग्मा, ये ऑब्वियसली फाइनल सिग्मा ही होगा, सिग्मा इंटू 4πr² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहां से क्या चीज प्रूव हो गई? ये 4π तो कांस्टेंट है ना, और ये R² है और ये R है, तो जब कटेगा तो क्या आ गया? सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ गया ना। याद है क्या तुम्हें? क्या याद है? ये चीज लास्ट लेक्चर में पढ़ाई गई थी, अपने दिमाग से रिकॉल कराओ। नहीं रिकॉल हो रहा है, लो मैं रिकॉल करा देता हूं। दिखा? फर्स्ट पॉइंट, किसी भी कंडक्टर को जब तुम चार्ज करते हो तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि जो सिग्मा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो ये चीज हमने वापस से देखो प्रूव कर दी है, ठीक है। चलो अब लिख लो, ठीक है, लिख लो, फटाफट लिखो ये।